गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने कार्ल मार्क्स के जो जीवन पे जिन विचारकों के और जिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था उसके बारे में अभी तक हमने चर्चा करी थी। साथ ही हम लोग कार्ल मार्क्स के जो बेसिक अजम्पशंस हैं, यानी कि जो मान्यताएं थी, मूल मान्यताएं थी, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी थी। सबसे पहला जो अजम्पशन है वो है कि अस्तित्व चेतना का निर्णायक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो सामाजिक या मनकात्मक चेतना को नियंत्रित, संचालित और निर्देशित करती हैं। हमारी भौतिक परिस्थितियां बताती हैं कि किस प्रकार की हमारी चेतना होगी और किस प्रकार की हमारी सोच होगी। हम किस तरह से हम समाज के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, हमारे परिवर्तन के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, ये सब हमारी जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो निर्धारित करती हैं कि हमारी चेतना कैसी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मटेरियल डिटरमिन्स द नॉन मटेरियल, यानी भौतिक जो है वो अभौतिक का निर्णायक है। भौतिक परिस्थितियाँ जो हैं वो आधार हैं और वो निर्धारित करती हैं कि अभौतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की होंगी। जैसे आधार के रूप में अगर हम बात करें तो हम उत्पादन के साधन किस प्रकार के हैं, उत्पादन के संबंध किस प्रकार के हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये आपस में एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित। तो अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ परिवर्तन आएंगे तो उससे प्रभावित फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में भी परिवर्तन आते हैं और जिसके कारण उत्पादन के संबंध भी परिवर्तित होते हैं। तो ये जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जो अधिसंरचना जो है उस पर आधारित होती है। भौतिक परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के हमारी कलाएं होंगी, हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, हमारी धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, हमारी शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार की होगी, कलाएं और साहित्य किस प्रकार के होंगे, हमारे सोच, हमारा विचार ये किस तरह के होंगे, ये भौतिक परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियों में ही समाज का उद्गम है, यानी कि हर समाज जो है अपनी भौतिक परिस्थितियों से ही निर्धारित होता है। अब जैसे दास प्रथा वाला समाज है वो जिस प्रकार की उत्पादन की शक्तियां हैं वो बताती हैं कि दास प्रथा वाला समाज होगा या कृषि पर आधारित सामंतवादी समाज होगा या पूंजी पर आधारित पूंजीवादी समाज होगा या वर्गहीन समाज होगा। तो ये समाज जो है वो भौतिक परिस्थितियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इस कड़ी में वो द्वंद्वात्मक उद्विकास की बात करते हैं, डायलेक्टिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से ये द्वंद्व जो है निरंतर चलता रहता है। हमेशा जो हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास उत्पादन की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है उनके बीच, और जिनके पास उत्पादन की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है उनके बीच में किस तरह से ये संघर्ष चलता रहता है। कभी ये छुपे रूप में, कभी प्रकट रूप में ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है। छुपे रूप में हमेशा ये प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है और ये प्रतिस्पर्धा कभी कभी क्रांतिकारी रूप भी ले लेती है और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं जिसमें जो शोषित वर्ग है वो शोषक वर्ग को क्रांतिकारी रूप से विस्थापित करके अपनी शासन व्यवस्था कायम करता है।
तो ये द्वंद्वात्मक उद्विकास, जब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो उसमें ये दोनों जो द्वंद्व का की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया था, वो अतिरिक्त मूल्य जो है वो जब पूंजीपति जो है अपने जो शुद्ध लाभ है उससे ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है। जब हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ेंगे तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा में, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि ये पेन है, पेन, ये सपोज़ ये 10 रुपए का पेन आप खरीदते हैं। अब ये 10 रुपए के पेन में बेसिक लागत जो है इसकी रिफ़िल और प्लास्टिक और उत्पादन की जो है बेसिक जो लागत है वो 3 रुपए की मान लेते हैं, और उसके ऊपर श्रम जो है इसका, मैं इस पे इनको जो असेंबल किया और उसमें लगभग हम 3 रुपए का मेहनताना मान लेते हैं, श्रमिकों को जो दिया, तो 6 रुपए की इसकी लागत हुई, कॉस्ट प्राइस इसकी 6 रुपए की हुई, जिस पे अगर जो पूंजीपति है वो 6 रुपए की कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपए में बेच रहा है, तो उसका शुद्ध मुनाफा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10 रुपए में से 6 रुपए निकले तो 4 रुपए उसका शुद्ध लाभ हुआ। अब हम देखते हैं कि ये पेन जो है, इस तरह का पेन जो है वो हम सभी जगह पे 10 रुपए का ही मिल रहा है। तो ये 10 रुपए से ज़्यादा अगर अधिक मुनाफा कमाना चाहता है तो वो 10 रुपए से 11 रुपए 12 रुपए का इसका कॉस्ट नहीं कर सकता, सेलिंग प्राइस नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो 12 रुपए, इस 10 रुपए के पेन की कीमत कहीं भी 12 रुपए में नहीं देगा। तो इसलिए जो उत्पादक है वो सेलिंग प्राइस एक लिमिट से ऊपर नहीं कर पाता। साथ ही साथ जो इसके कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो इसका प्लास्टिक की में रिफ़िल में इसके लिए जिस फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ, उसकी भूमि में जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी मार्केट द्वारा निर्धारित है। अब बचा क्या, जो 3 रुपए श्रम का जो इसमें जाता है। अब अगर जो उत्पादक है वो लाभ, अपना मुनाफा लाभ जो है वो बढ़ाना चाहता है, तो ना ही वो ऊपर जा सकता है फिक्स्ड सेलिंग प्राइस के ऊपर, ना ही वो कॉस्ट प्राइस में कुछ भी कम कर सकता है। तो जो श्रम का जो हिस्सा है उसमें वो कोशिश करता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करे। तो यानी कि जैसे अगर 10 पेन के उत्पादन में उसे मज़दूर को, या 100 पेन या 1000 पेन के उत्पादन में मज़दूर को अगर कुछ फिक्स्ड 100 रुपए की दिहाड़ी देनी होती है, या अगर 8 घंटे काम करने पे मज़दूर को कुछ दिहाड़ी देनी होती है, तो वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराएगा, तो वो 4 घंटे का जो एक्स्ट्रा उसने काम कराया वो उसका लेबर वैल्यू में से उसके एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ। या फिर इसी उत्पादन की प्रक्रिया में अगर वो पुरुषों की जगह स्त्रियों और बच्चों को कम पैसे पे वही काम करवाएगा, तो वो भी उसका एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है मज़दूरों के और से ज़्यादा अधिक शोषित होने का, क्योंकि औद्योगिकीकरण के जब हुआ था तो औद्योगिकीकरण में ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी, जो 18वीं 19वीं शताब्दी में ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी जो सामंतवादी व्यवस्था है वो टूटकर, और उससे मज़दूर जो है जो जितने कृषक थे
वो वहाँ से पलायन करके और नगरों की तरफ आ रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों में और जो कारखाने हैं उनमें काम खोज रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जब काम कम है और मज़दूर ज़्यादा हैं, यानी कि डिमांड मज़दूरों की कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मज़दूरों की जो स्थिति थी उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो थी वो कम थी। क्योंकि अगर पूंजीपति के पास 10 मज़दूरों का काम था तो उसके लिए 100 मज़दूर जो हैं उसके पास अवेलेबल होते थे। तो पूंजीपति जो है वो चाहता था कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए मज़दूरों से। तो मज़दूरों के पास जो बेचने को, सिर्फ सर्वहारा वर्ग जो है उसके पास बेचने को केवल उसका श्रम था, और क्योंकि उसके श्रम ये बेचने के जो प्रक्रिया है इसमें उसका श्रम के साथ साथ बहुत सारे अन्य मज़दूर जो थे वो भी सम्मिलित थे, जिनके पास ये बेचने को और कुछ भी नहीं था अपने श्रम के अलावा। तो ऐसी स्थिति में मज़दूरों की जो स्थिति हुई वो दयनीय होती चली गई। ना ही उन्हें उनकी कोई स्वास्थ्य के संबंध में सुविधाएं मिलती थी, ना ही उनके जहाँ पे वो रहते हैं कच्ची बस्तियों में, ना वहाँ पे कोई सैनिटरी कंडीशंस थी, ना ही हेल्थ प्रोविजंस थे, ना ही कानून की तरफ से उनको कोई सहारा था कि अगर वो काम करते समय चोटिल हो जाएं तो उनको कोई बीमा मिले या कोई सहारा मिले। तो ऐसी स्थिति में मज़दूर वर्ग जो था वो पिछड़ता चला गया और वो उसका शोषण अधिक से अधिक होता चला गया। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये शोषक और शोषित के बीच में संघर्ष को पैदा करता है, और अतिरिक्त मूल्य जो है वो अंत में जाके परिवर्तन का बीज बोता है। तो ये और एक और मान्यता जो थी, अजम्पशन जो मार्क्स का था, वो वर्ग और वर्ग संघर्ष का। वो कहते हैं कि अभी तक के अस्तित्व का जितने भी समाज हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ये वर्ग जो हैं कभी छिपे कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में हुआ है। और उसमें उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि दुनिया के मज़दूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है, और पाने के लिए तुम्हारे पास संसार पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करी। हेगल ने द्वंद्व की जब बात करते हैं, हेगल द्वंद्वात्मक विचारों के द्वंद्व की बात करते हैं। आत्मा किस तरह से विचारों के द्वंद्व के माध्यम से इतिहास का निर्माण होता है, जबकि ये मार्क्स जो हैं इसे कल्पना लोकीय मानते हैं, और उनका मानना है कि द्वंद्व भौतिक परिस्थितियां ही इस द्वंद्व का आधार होती हैं, और ये उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंध और उत्पादन की जो व्यवस्था है वो निर्धारित करती है कि किस प्रकार से समाज में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो जब हम मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी धारणा यानी कि मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मार्क्स की जो अध्ययन पद्धति है उसमें इतिहास का जो उन्होंने प्रयोग किया है वो एक विशिष्ट प्रकार से उसका प्रयोग किया है, यानी कि भौतिकवादी धारणा, इतिहास की भौतिकवादी धारणा, यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, और या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री।
इसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में उन्होंने चर्चा करी है। वो कहते हैं कि परिवर्तन केवल आर्थिक कारणों या उत्पादन के साधनों और शक्तियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होता है। अब मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या है उसको समझने के लिए हमें वैज्ञानिक समाजवाद को समझना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले जो समाजवाद की व्याख्या थी वो आदर्शवादी समाजवाद की व्याख्या थी, आदर्शवादी दृष्टिकोण था। ऑगस्ट कॉम्ट ने भी बौद्धिक विचार को मानकर उन्होंने समाज के तीन श्रेणियों में बांटा था, जो थियोलॉजिकल है, मेटाफिजिकल है और तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी। तो हेगल ने भी इसी तरह मानवीय इतिहास को विचारों का इतिहास कहा है। मार्क्स ने इन विचारधाराओं का खंडन किया था और उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी। उनका मानना था कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो वास्तविक व्यक्तियों पर उसे केंद्रित करना होगा। वास्तव में वो व्यक्ति कैसे रहते हैं, किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो समझना आपको आवश्यक है। व्यक्ति को प्रकृति और अन्य व्यक्तियों के साथ उनके दोहरे संबंध होते हैं। एक तो ड्यूअल रिलेशनशिप्स, एक तो व्यक्ति की प्रकृति के साथ संबंध और दूसरा व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध। और प्रकृति से वो क्या पैदा कर पाता है, क्या वो प्रकृति से सिर्फ खेती कर पाता है या उसके माध्यम से बिजली और कारखाने और ये सब चीज़ें भी उत्पादन कर पाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष युग में उसके पास कौन से उत्पादन के साधन हैं, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार के हैं। उत्पादन के साधन किस प्रकार के होंगे वो डिटरमिन करेंगे, वो बताएंगे कि उन उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने के लिए किस तरह की उत्पादन की विधियां अपनाई जानी चाहिए, यानी कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार के होने चाहिए। अगर उत्पादन के साधन जो हैं वो अगर खेती उनको मतलब पैदावार जो है वो करनी है तो उसके लिए पैदावार बढ़ाने के लिए उनको किस प्रकार की उत्पादन की विधियां अपनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के स्रोतों के ऊपर नियंत्रण या ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बीजों का इस्तेमाल करना। ये जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे से सह संबंधित हैं, यानी कि उत्पादन के साधन उत्पादन की विधियों को निर्धारित करते हैं और उत्पादन व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने आप को कैसे संबंधित करता है ये, और व्यक्ति प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये जो दोहरे संबंध हैं ये निर्धारित करते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार के होंगे। तो संतानोत्पत्ति और जनसंख्या में वृद्धि, इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और प्रकृति से भी उत्पादन भी बढ़ जाता है। इतिहास की भौतिकवादी धारणा में सारे मानव इतिहास की दो आधारभूत बातों पर उल्लेख है। सबसे पहला कि जीवित रहने के साधनों का उत्पादन। हमारे जीवित रहने के लिए हमें क्या मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, ये हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। इनको किस तरह से हम पूरा करते हैं। और दूसरा बच्चों का उत्पादन यानी कि प्रजनन, ताकि समाज जो है वो निरंतर रूप से चलता जाए। समाज जो पहले जो व्यक्ति हैं अगर वो समाज से हट गए हैं तो उन्हें रिप्लेस किस तरह से किया जाए।
तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के सार्वभौमिक नियमों से विभिन्न सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से है। सामाजिक जो विकास है वो किस प्रकार से होगा, उसका आधार भौतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद बताता है कि सामाजिक जीव का सामाजिक चेतना से संबंध भी ये बताता है और प्रत्येक समस्या की व्याख्या इसी सह संबंध द्वारा बताई जाती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से सामाजिक जीव और सामाजिक चेतना का जो संबंध है वो बताया जाता है। इस तरह ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है? सबसे पहला कि मानव समाज के विकास से संबंधित सामान्य वस्तुनिष्ठ नियम की खोज करना। दूसरा, विश्व इतिहास और सामाजिक आर्थिक निर्माण की सामान्य अवस्थाओं को ढूंढने की कोशिश करना। तीसरा है सामाजिक जीवन और सामाजिक चेतना के संबंध को ढूंढने की कोशिश करना और उनका मूल्यांकन करना। चौथा है विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं का अन्वेषण करना, उनको एनालाइज करना कि किस तरह से वो भौतिक अवस्थाओं पर आधारित है। और फिर उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित जो वैज्ञानिक साम्यवाद है उसको एक विधि के रूप में समझने की कोशिश करना, जिससे आर्थिक और ऐतिहासिक जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो दी जा सके। साम्यवाद की ओर ये एक साम्यवाद की तरफ ये एक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। और साम्यवाद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो बात करते हैं कि अभी तक वर्ग हमेशा हर समाज में वर्ग पाए जाते हैं और हर समाज में वर्ग किसी न किसी तरह से निजी संपत्ति से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। अगर जब तक वर्ग रहेंगे तब तक वर्ग संघर्ष रहेगा। कुछ वर्गों के पास निजी संपत्ति पे नियंत्रण होगा और कुछ वर्गों के पास नियंत्रण नहीं होगा। तो जब तक ये नियंत्रण कुछ ही जो लोग हैं उन्हीं तक केंद्रित रहेगा, तब तक ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। और अगर आपको वर्ग ख़त्म करनी है तो आपको निजी संपत्ति ख़त्म करनी होगी। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कमाता क्यों है, घर क्यों बनाता है? क्योंकि वो निजी संपत्ति अपने के बाद अपने बेटियों को लेके जाना चाहता है। और इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भावी पीढ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो छोड़ के जाए। अब निजी संपत्ति ही नहीं होगी, कोई अधिकार नहीं होगा, निजी संपत्ति पे अधिकार नहीं होगा, तो व्यक्ति केवल मात्र सभी लोगों के, न सिर्फ अपने परिवार के बल्कि पूरे समाज के हित के लिए कार्य करेगा। तो ये जो है ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं है, एक केवल मात्र निरपेक्ष सिद्धांत नहीं है। इसके साथ ही साथ भौतिक वस्तुओं का उत्पादन और संतानोत्पत्ति, ये जो दोनों चीज़ें हैं, प्रकृति के साथ संबंध और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, ये महत्वपूर्ण है। उत्पादन के संबंध, उत्पादन की विधियाँ, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के साधन, ये आर्थिक आधार का निर्माण करते हैं और यही आर्थिक आधार वैचारिक अधिसंरचना का निर्माण करता है। आधार बेसिस जो है मार्क्स के लिए वो अर्थव्यवस्था है। उत्पादन के साधन, उत्पादन की
विधियाँ और ये दोनों मिलकर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं, यानी कि उत्पादन की शक्तियाँ बनती हैं और ये निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के उत्पादन के संबंध होंगे, यानी कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार के होंगे। हर समाज में, अलग अलग समाजों में ये मीन्स ऑफ ये जो उत्पादन के संबंध हैं वो उत्पादन की साधनों और उत्पादन की जो विधियां हैं उस पर निर्भर करती हैं। अगर उत्पादन के जो संबंध हैं वो या संबंध किस में होंगे, वर्गों में जो संबंध होंगे वो निर्धारित होंगे किस प्रकार के उत्पादन के साधन हैं। तो व्यक्ति की जो दो विशेष आवश्यकताएं हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, जीवित रहने के लिए वस्तुओं का उत्पादन और दूसरा संतानोत्पत्ति। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो प्रकृति पर और अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। तो ये मूल आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो आवश्यकताओं में और वृद्धि होती है और ये प्रकृति के ये जो वृद्धि होती है उसमें व्यक्ति प्रकृति से अधिक उत्पादन करता है और उपलब्ध उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। तो उत्पादन के साधन उत्पादन की विधियों को निर्धारित करते हैं। ये दोहरे संबंध जो हैं व्यक्ति को प्रकृति और अन्य सामाजिक प्राणियों से जोड़ देते हैं। यही अवधारणा जो है वो इतिहास की भौतिकवादी धारणा है। मतलब जब ये दोनों रिलेशंस, एक तरफ हमारा व्यक्तियों का प्रकृति से संबंध और दूसरा व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों से संबंध, ये दोनों जो हैं ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। और इतिहास का मतलब क्या है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन की विधियां किस तरह से परिवर्तित होती हैं, ये दोनों मिलकर उत्पादन की शक्तियों का निर्माण करती हैं। और उत्पादन की शक्तियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। उत्पादन की शक्तियां प्राकृतिक हो सकती हैं, भौतिक हो सकती हैं, विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, ये नैतिक और मानसिक गुण, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी जो हैं अलग अलग प्रकार की उत्पादन की शक्तियां हैं। और उत्पादन की शक्तियों की विशेष दशाएं विशेष प्रकार के उत्पादन के संबंध स्थापित करती हैं और निर्धारित करती हैं। तो इसमें ये मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक बेस या प्रासंरचना, इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को बेस मानते हैं, जिसके आधार पर हमारी राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ऐतिहासिक व्यवस्था, कलाओं की, शिक्षा की, कानून की व्यवस्था, ये सारी अधिसंरचना इस प्रासंरचना पर आधारित होती है। तो व्यक्ति की जो चेतना या जागरूकता है वो सामाजिक जीवन का निर्धारण नहीं करती, यानी कि चेतना जो है अस्तित्व चेतना का निर्धारक है, ना कि चेतना अस्तित्व की। तो सामाजिक जीव उसकी जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति की चेतना को निर्धारित करती हैं। अब मार्क्स और हेगल में यही अंतर था, क्योंकि हेगल ने विचारों के विकास की बात करी है और इनमें हेगल ने आध्यात्मिक व्याख्या को महत्व दिया है, जबकि मार्क्स ने भौतिकवादी व्याख्या दी है। मार्क्स ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में विचारों को महत्व नहीं देते और इनकी व्याख्या भौतिक पदार्थों पर आधारित है। विचार पर्यावरण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि पर्यावरण ही विचारों को जन्म देता है। जिस तरह से हम जितने भी सामाजिक विचारक हैं
उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से व्यक्तियों की जो विचार हैं वो भी उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। हेगल और मार्क्स हालांकि दोनों ने ही इतिहास की जो अनिवार्यता है उसके इतिहास की घटनाओं की अनिवार्यता है उस पर जोर दिया था। अलग अलग समाजों में के इतिहास में अलग अलग वर्ग जो हैं वो पाए गए हैं। इसमें उन्होंने मार्क्स ने इतिहास के युगों में वर्गों के विभाजन की बात करी है, चाहे वो आदिम साम्यवाद हो या दास प्रथा वाला समाज हो या सामंतवादी समाज हो या पूंजीवादी समाज हो या जो क्लासलेस सोशलिस्टिक या कम्युनिस्ट सोसाइटी जिसका वो प्रेडिक्शन करते हैं, जिसकी वो भविष्यवाणी करते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।